हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि अभी नीट में सिर्फ 30 दिन के करीब बाकी रह रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे अलग अलग कोचिंग्स में जहाँ भी वो पढ़ते हैं वो नीट के अपने लिए मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो उस मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है और उस मॉक टेस्ट से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इस जो भी हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इस मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है। देखिए, जो भी बच्चों ने आपने पिछले 2 सालों में पढ़ाई करके रखी हुई है, आपने सिलेबस कंप्लीट करके रखा हुआ है, आपको चीज़ें आती हैं। बट चीज़ें आना एक अलग बात होती है और एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे में उस नॉलेज को रेप्लिकेट कर पाना, उस नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई कर पाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो नीट मॉक टेस्ट या किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, उसका मेन पर्पज़ होता है कि एग्ज़ाम जैसा एक एनवायरनमेंट बनाया जाए और लिमिटेड टाइम फ्रेम में, जैसे 3 आवर का टाइम पीरियड है, उस 3 घंटे में, उस टाइम फ्रेम में हम उस नॉलेज को रिकॉल कर पा रहे हैं और उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना होता है। हो सकता हो कोई क्वेश्चन आपको घर पे आता हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको राह चलते आता हो, बट एग्ज़ाम में आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते। तो आप एग्ज़ाम में उसको अपनी चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ, इस ये होता है पर्पज़ नीट का जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम डे में बैठें, तो आप उस एनवायरनमेंट से हैबिचुअल हो जाएँ, उस टाइम फ्रेम के साथ आप एडजस्ट कर पाएँ, एक ये उसका पर्पज़ होता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ होती है, जो हमको नीट मॉक टेस्ट से सीखने को मिलेगी, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जो पेपर है वो एक्चुअली में डिमांड हमसे करता है स्पीड की। स्पीड की, हमको बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 घंटे में हमको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको स्ट्रेटेजाइज़ करना पड़ेगा कि आपको पहले कौन-सा सेक्शन लेना है, फिर कौन-सा सेक्शन लेना है, कौन-सा सेक्शन सबसे लास्ट में रखना है। अभी आप कौन-सा सेक्शन लेते हैं तो आपके पे क्वेश्चन छूट जाते हैं, कौन-सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करने पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। इस टाइप से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मेरा रिकमेंडेशन, हालाँकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बच्चों का एक अपना पर्सनल भी हो सकता है, क्योंकि सबका अपने हिसाब से मतलब उनकी नॉलेज और उनकी स्पीड होती है। हालाँकि मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपका तीनों फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादातर बच्चों का जैसे बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप बायोलॉजी से शुरुआत करिए, बट उसपे स्टक नहीं करना है आपको। आप जल्दी से पेपर शुरुआत करते ही वो क्वेश्चन जो आप पहली बार में ही देख कर के टिक करते चले जाते हैं, उसको टिक करते हुए चले जाइए। आप जितना भी समय बीत रहा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएँ हो, कोई बात नहीं। आप उसको छोड़ कर के सेकंड सेक्शन पे जाइए। मान लीजिए आप केमिस्ट्री पे जाते हैं। अगेन आपको केमिस्ट्री में भी वही करना है। जल्दी से जो क्वेश्चन आपको व ऐसे क्वेश्चन जो आपने पहले से देख रखे हैं, जिसको आपको देखते ही 30 सेकंड, 40 सेकंड में आप तुरंत टिक करके आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को ही करते जाना है। पूरे सेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको उस बीच में कुछ क्वेश्चन अगर पढ़ने में आ गया, हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है बट अभी थोड़ा लेंथी है, देन उस क्वेश्चन पे थोड़ा मार्क कर दीजिए। लास्टली फिर तीसरे सेक्शन पे भी इसी तरीके से आइए, जल्दी से उसको करिए। ऐसा करने से आपका फ़ायदा तो ये होगा कि आप 2 घंटे, सवा 2 घंटे में या 2 घंटे 10 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट, जैसा भी बच्चों का डिफ़र करता है, उतने ही देर में आपने लगभग पूरे पेपर के वो क्वेश्चन तो कर लिए होंगे जो एक बार में ही देख कर के हो जाते। सबसे ईज़ी क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो एक बात तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा कि आपने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। अब आप फिर से उस पेपर पे जाइए, फिर से फर्स्ट वाले सेक्शन पे जाइए, उन क्वेश्चन को देखिए जिनको आप थोड़ी-सी मेहनत के साथ कर सकते हैं। फिर एक बार पूरे तीनों सेक्शन पे जाइए एंड देन सबसे लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन क्वेश्चन को करिए जो कुछ ट्रैप क्वेश्चन्स होते हैं। देखिए, तीनों ही सेक्शन में कुछ ट्रैप क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की मैं अगर बात करूँ, तो 5-6 क्वेश्चन ट्रैप क्वेश्चन होंगे जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी लेंदी हो सकती है, जिनमें कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको देखे हुए नहीं हो सकते। तो उसमें फँसने की ज़रूरत नहीं है, उसको टैकल करिए, आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करिए जो आपको मतलब तुरंत आते हैं या थोड़ी-सी मेहनत से आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कठिन हो या ईज़ी हो, सब कोई हमको 4 मार्क्स ही देने वाले है और लास्ट में मार्क्स के साथ ये नहीं लिख के आएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके 4 मार्क्स आए हैं। तो पहली बात तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है मॉक देने से। दूसरी बात ये है दूसरी बात ये है कि आपको अपने वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया पता चल जाते हैं, कि जैसे आप कोई पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए कोई सा भी, मान लीजिए फुल लेंथ दे रहे हैं, तो आपको पता चल गया, फिजिक्स की ऐसे बात कर रहा हूँ कि भाई मेरे से तो थर्मो के फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं मुझे। मुझे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, वहाँ पे साइन कन्वेंशन की गलती कर दे रहा हूँ। जैसे आपके जितने भी क्वेश्चन, जैसे पेपर खत्म हुआ, आपने देखा कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए। हाँ, तो इसमें क्या गलती थी? तो आपको वो अपने वीक पॉइंट्स पता चल गए, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चल गए। तो आप अपने मॉक का यूज़ करिए, अपने वीक एरिया और उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एरिया का भी, कि हाँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक तो ऐसा है कि इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मॉक में, मैं वो भी कर लेता हूँ, ईज़ी क्वेश्चन भी मैं कर लेता हूँ। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं। तो ये 2 बात हुई। तीसरी बात,
तीसरी बात और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है अपने मॉक पेपर का एनालिसिस। देखिए, मॉक टेस्ट पेपर दे दिया आपने, आपके इंस्टीट्यूट ने उसके मार्क्स बता दिए, आप देख कर के बैठ गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जैसे ही मॉक दिया, आप सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस करिए। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करिए कि जैसे जो क्वेश्चन्स आपने गलत किए, अब उन गलतियों में क्या गलती आप कर सकते हैं? हो सकता हो आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो सकता हो आपने कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी हो सकता हो आपको कोई फ़ॉर्मूला सब कुछ आता हो, कैलकुलेशन में नहीं मतलब आपने कुछ बिल्कुल फ़ॉर्मूले का ही बेसिक टर्म आप रिकॉल नहीं कर पाए। और ऐसा भी हो सकता हो कि आप कोई क्वेश्चन बिल्कुल पहली बार देख रहे हो, आपने उस क्वेश्चन को पहले कभी लगाया नहीं हो। तो इन 3-4 तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। देन आपको स्टेप बाय स्टेप सबकी रेमेडी लेनी है। जैसे आपकी मान लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो हो सकता हो कोई पार्टिकुलर पैटर्न हो आपका गलती करने का कि उसी पैटर्न में आप बार-बार गलतियाँ करते हैं। तो आप उसको सुधारने के लिए उस टाइप के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो या फिर अगर ऐसे रैंडमली कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, तो भी आपको मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है इट मीन्स दैट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम्स। उसी तरीके से देखिए, मान लीजिए आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, तो आप चेक करिए पहले कि वो किस क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। देन उसके आस-पास की सारी चीज़ों को आप पढ़िए। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की मिस्टेक ऐसे हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल का कोई टॉपिक आ गया कि वो पूछ रहा है कि फेरोमैग्नेट का जो है रीज़न क्या है? फेरोमैग्नेटिज़्म का रीज़न क्या है? तो हमको सबको पता है डोमेन थ्योरी है, बट अगर वो चीज़ हमको नहीं पता है, तो वो कॉन्सेप्चुअल एक एरर हमको दे सकता है। या फिर अब इसी के साथ-साथ आप ये भी रिवाइज़ कर लीजिए कि डायमैग्नेटिज़्म का रीज़न क्या है? पैरामैग्नेटिज़्म का रीज़न क्या है? उसके आस-पास की चीज़ों को भी आप रिवाइज़ कर लीजिए। तो ब 2 बातें हो गई, कैलकुलेशन एरर के लिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने होंगे, कॉन्सेप्चुअल एरर के लिए उसके आस-पास की सारी चीज़ों को पढ़िए ध्यान से बैठ के से वापस जा कर के। तीसरी बात कि मान लीजिए कि आपने फ़ॉर्मूला ही ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फ़ील्ड लिखनी है करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर की जगह आपने आर स्क्वायर लिख दिया। तो आपको पता चल गया हाँ भाई ये वाली गलती कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप फ़ॉर्मूले को फिर से एक बार देखिए, कम से कम लिख करके फ़ॉर्मूले को कई बार, और उसमें हो सके तो कुछ क्वेश्चन करके देख लीजिए। और अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही पहली बार देख रहे हैं, तो उसके लिए आप जाइए अपने फैकल्टी जो भी हैं, आपके मेंटर हैं, उनसे मिलिए, पूछिए सर इस टॉपिक का क्वेश्चन तो मैं पहले पहली बार देखा है, इसका क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। आप अगर उनके पास कुछ समय है तो आप उनसे कुछ समझिए, अदरवाइज़ कोई उनसे रिसोर्स पूछिए कि सर इस टॉपिक को मुझे कवर करना है, कहाँ से कवर करूँ? उनसे गाइडेंस लीजिए एंड देन उस टॉपिक को भी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो देखिए, आपने अपने टेस्ट पेपर की एनालिसिस करके जितनी भी तरीके की आप गलती कर सकते थे, उसको आपने पहले पहचाना, पहला काम तो होता है पहचानना एंड देन उसकी रेमेडी भी मैंने बता दी, उसको सही कैसे करना है। और टाइम मैनेजमेंट की इश्यू को कैसे रिज़ॉल्व करना है, मैंने वो भी बता दिया। तो ये सारी बातें हो गई आपकी कि आपको टेस्ट देने का फ़ायदा क्या है, उसमें जो गलतियाँ करते हैं, तो उसको कैसे सही करना है। और सबसे लास्ट में एक और बात है कि अपने पीयर ग्रुप के साथ, जो भी आपका स्टडी पीयर ग्रुप है, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट में रहिए। अननेसेसरी बातें नहीं, प्रोडक्टिव बातें आप उनसे करिए। अपने मेंटोर्स के साथ, अपनी फैकल्टी मेंबर्स के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहिए। उनसे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछते रहिए कि सर मैं क्या बेहतर और कर सकता हूँ? जैसे अभी मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आपके मार्क्स, उससे बेहतर करने के लिए अभी मेरी ये देखिए सर मेरे ये वीक टॉपिक्स रह गए, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इसको कैसे सही करूँ? या आप मुझे कुछ बताइए फर्दर स्टेप्स कि कैसे मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।